हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्रेन जी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज का टॉपिक एक गुड नोट पे स्टार्ट करते हैं, कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है ये रेलेवेंट है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सिलेबस वाले बच्चों के लिए। और ये जो कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ट्वेल्थ में आराम से पढ़ा होगा, बट आज हम नया इसमें क्या देखेंगे कि हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी क्या डिफाइन होती है और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप अच्छे से सुनिएगा, ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग, जस्ट लिसन केयरफुली। ओके ओके, सो स्टार्ट कर। आज अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। वन मोर थिंग, ये जो सारे नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं और ये सीएस मॉड्यूल से ही बने हुए हैं। सो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। मॉड्यूल को रेफर करने की आपको सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आज आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि उसमें से मैंने एक टॉपिक को ईजिली इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, सो देखो, सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट जो जिसको रिप्लेस करके ये आया वो आया कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये 19 कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके आया। जस्ट अ सेकेंड। कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके आया आपका 2013 का एक्ट। बट उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखो, कोई भी जब एक बिल पास होता है ना, जैसे मैंने बोला ये 2012 का बिल आया, तो ये पहले लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। एसेंट मतलब उसको कंफर्मेशन मिला। ठीक है, कब? 2013 अगस्त 29 में। फिर ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ 2013 अगस्त 30 को। सो कंपनीज एक्ट 2013 भी काफ़ी टाइम तक आगे अमेंड होता आया है, लाइक 2015, 17, 19। तो ये जो सारा डेटा है ये अपडेटेड डेटा है आपका। ठीक है, फिर आप स्टार्ट करते हो कंपनी होती क्या है। अब हमने पढ़ लिया कंपनीज एक्ट, तो ऑब्वियसली इसमें कंपनी की बात होगी कि एक कंपनी होती क्या है, उसकी क्या फॉर्म्स होती हैं। प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, अनलिमिटेड होती है, लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती है, एंड ऑल। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसे मैंने आपको सारी कंपनी की फॉर्म्स बताई हैं, उसको एक्सप्लेन किया है, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड, अनलिमिटेड और किस तरीके की कंपनीज होती हैं, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कंपनी होती क्या है? कंपनी टुगेदर ब्रेड, मतलब ये एक वर्ड है जो इन दो वर्ड से आया है और उसका मतलब होता है टुगेदर एंड ब्रेड। सो इट रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो साथ काम करते हैं अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए। सो ये उससे बनकर आया है। अब एज पर दिस सेक्शन, दिस एक्ट, टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। ओके, देखो, पहली चीज, सेक्शन 2 क्यों बोला इसने? क्योंकि सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, सारी डेफिनेशंस सेक्शन 2 में होंगी। 2:1 से स्टार्ट हुई होगी, बट 2:20 में आपका आया कंपनीज एक्ट की कंपनीज की डेफिनेशन। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ 1956 हो गया, उससे पहले जो एक्ट्स होंगे वो सब होंगे, क्योंकि कंपनी तो 1907 में, जो टाटा स्टील कंपनी है आप उसको चेक करोगे तो वो 1907 में इनकॉर्पोरेटेड है। तो उस टाइम पे जो रेलेवेंट एक्ट होगा उसके अंदर भी जो कंपनी बनी होगी वो आज तक रेलेवेंट है, मानी जाती है कि वो कंपनी है। सो इसलिए उसने स्पेसिफाई किया है कि वो कंपनी अंडर एनी प्रीवियस लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखो, कंपनी हो गई, कंपनी की डेफिनेशन हो गई। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कंपनी है
उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो कंपनी है? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसको जो डिफाइन करेंगी कि वो कंपनी है। सो कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल पर्सन है, ठीक है, जो किससे क्रिएट हुई है? क्रिएट बाय लॉ, ठीक है। तो corporate body is a creation of law and it is not a human being and it is an artificial judicial person। और उसके पास क्या है? राइट्स हैं, उसके पास ऑब्लिगेशंस हैं, उसके पास पावर्स हैं और ड्यूटीज हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ऑब्वियसली जो हम पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उसमें कंपनी से रिलेटेड ही उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस हैं उसको एनुअल फाइलिंग करनी है, ठीक है, उसको एक एजीएम कंडक्ट करनी है इन ईयर। पावर्स उसकी हैं, वो कंडक्ट कर सकती है कहीं भी, बट रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए या रजिस्टर्ड ऑफिस से दूर, मतलब ये जो हम आगे पढ़ेंगे एक्ट में। बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि राइट्स, ऑब्लिगेशन, पावर्स और ड्यूटीज से उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड आपकी एक कंपनी है और उसमें जो ओनर्स हैं वो हैं X, Y एंड Z, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ना, ये सेपरेट है, ये एक अलग एंटिटी है, इसकी वजूद है इसका फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। ये कंपनी के ओनर्स हो गए और ये इसके मेंबर, ये कंपनी हो गई, ये इसके ओनर्स हो गए, तो ये इससे अलग हैं। क्यों? इन टर्म्स ऑफ नेम, इन टर्म्स ऑफ असेट्स, उसकी अपनी एक सील है लाइक सिग्नेचर, ठीक है। कंपनी की एक सील होती है, सिग्नेचर होता है, नेम उसका अलग है, सब कुछ है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कुछ काम करेगी तो ये अपना काम करेगी, हाँ इसको रन ये कर रहे हैं लोग, बट ये एक अलग एंटिटी है। सो सेपरेट एक अलग, लीगल मतलब लीगली लॉफुली एक एंटिटी अलग है। एंटिटी से मतलब है उसका वजूद अलग है फ्रॉम इट्स ओनर। अब इसमें एक केस है जिसमें ये चीज़ें साफ कर दी गई थी इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो मेन है, जब भी आप एग्जाम में आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सो मतलब प्लीज़ उसको इनकॉर्पोरेट करिएगा केस से, उसमें आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे, सिंपली आप ये पैराग्राफ में लिख दोगे तो बहुत डल हो जाएगा और एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देगा, वो सिंपली लिखेगा हाँ ठीक है। लेकिन आप एक उसको अंडरलाइन करोगे, ऐसी एक लाइन छोड़कर केस लिखोगे डॉट करके उसको, आप ऑब्वियसली आप ग्रीन और रेड पेन यूज़ नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आप ब्लू करके उसको अंडरलाइन कर दोगे तो उसको एग्जामिनर को हाईलाइटेड लगेगा कि हाँ ठीक है इसको पता है क्योंकि इसने रेलेवेंट केस कोट करा है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पढ़ते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो 5 पॉइंट्स में 5 केसेस नहीं तो 2 केसेस एटलीस्ट आप करो, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ। 1 सेकेंड, ठीक है। सो अब थर्ड है आपका पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज कंसिडर्ड अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, पोजेस प्रॉपर्टीज ऑन इट्स ओन नेम। अब ये कंपनी है, इसका नेम भी अलग है, उसके एसेट्स अलग है। एसेट्स में क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने नेम में लिया है, XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर है, ठीक है। और वो सू भी कर सकती है और कैन बी सूड, उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। और इसका जो केस है वो आपका केस ये वाला है। फिर आप आओगे, company is not a citizen, yes it is not a citizen because it's a legal person and natural and not a natural person। नेचुरल पर्सन जो होते हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर आते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप डिफाइंड बाय द सिटीजन। बट आप कंपनी हो, कंपनी एक सिटीजन नहीं होता, ये केस में यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। आप लेकिन क्या हो, कंपनी हैज अ नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो उसका, जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी का। तो जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे वो कहलाएगा कि हाँ नेशनैलिटी है और रेजिडेंस है। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब क्या होता है, देखो एक कंपनी है जो हम XYZ लेकर चल ही रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कर देती हूँ। 1 लाख सपोज इसकी कैपिटल है, ठीक है, इसने इतना पैसा लगाया, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 लोगों के बीच में, XY के बीच में,
या जी पे भी लगा लो, जी पे लगाया 3:3:4 में, ठीक है, यानी 30,000, 30,000 और 40,000, ठीक है। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने क्या बोला, हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स। अभी तो हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ 3 मेंबर्स लिए हैं। बट अगर और शेयर होल्डर्स के पास जाता है पैसा, जो कि पब्लिक कंपनी में होता है, लिस्टेड कंपनी में होता है, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि जितना आपका पैसा है ना, उतनी ही आपकी, अप टू दैट एक्सटेंट ओनली, अप टू दैट एक्सटेंट आपकी लायबिलिटी बनती है। आपसे कोई 30,000 से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, 30 के 30 मांगेगा, 30 के 35 मांगेगा, नहीं मांग सकता, ठीक है। और इसका ही जो केस है, ये इसमें कोट किया गया है, ये वाला, जो कि 1903 में आया था। तो देखो, शेयर होल्डर एक्सटेंड्स टू कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय देम, पेड बाय हिम। अब इसके 30,000 जो है, ये इसकी पूरी कैपिटल है, बट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई होगी, ऐसे हो सकती है। उसका नॉमिनल वैल्यू शेयर्स का कितना है, 10 रुपीज, ठीक है, तो वो उतना ही वो है। अब परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी है, वो मतलब चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस वो वाइंडिंग अपनी कही जाए। मतलब अगर उसका क्रिएशन, मतलब इसका ये है, अगर उसका क्रिएशन लॉ से हुआ है तो उसकी डेथ भी लॉ से ही होगी, जो कि है वाइंडिंग अप, ठीक है। देखो, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। जो कंपनी है वो आपकी चलती ही रहेगी। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है, मेरे पास आज 40,000 रुपए के शेयर्स हैं, ठीक है, उसमें से मैं कुछ शेयर्स एज अ गिफ्ट और एज अ कुछ किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। ये एक मेंबर का राइट होता है कि ही और शी कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर्स, ओके। ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है, एक तो ये इसका फंडामेंटल राइट है एक शेयर होल्डर का कि फ्रीली ट्रांसफरेबल वो कर सकता है। दैट नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली और नेसेसरली वेडेड टू द कंपनी। वो नेसेसरली वेडेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहता है इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो वो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, सरेंडर कर सकता है और दूसरी कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कंपनी कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। इसका सू का मतलब क्या होता है, स्यू का मतलब होता है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन और टू ब्रिंग सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट कैन सीक डैमेजेस, मतलब जैसे हम किसी पे केस फाइल कर देते हैं ना, ये लीगल टर्म्स में ये कहना चाह रहा है। हमने केस फाइल कर दिया तो एक जो कंपनी है वो भी केस फाइल कर सकती है अगर उसके अगेंस्ट किसी ने डिफेमेटरी चार्जेस लगाए हैं, किसी ने उसके अगेंस्ट उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए उसने कुछ उसको पब्लिश कर दिया है, ठीक है, तो वो उसके रिगार्डिंग उसको कोर्ट में ला सकती है, उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। फिर है सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट से मतलब क्या है, अ मैनेजर सॉरी मेंबर्स में ड्राइव इट्स प्रॉफिट्स विदाउट बीइंग बर्डन्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे जो अपना प्रॉफिट मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सो मेंबर्स में ड्राइव इट्स प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट। उनको पता है उनका जो शेयर है, जो उनकी शेयर होल्डर बीइंग शेयर होल्डर, जो उनकी लाइबिलिटी बनती है अप टू व्हाट एक्सटेंट, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 10%, 20% इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो उतना उनको मिल जाएगा। और जो सेपरेट मैनेजमेंट है उसमें बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। बर्डन इन द सेंस कि हम डेली बेसिस पे तो नहीं कर रहे ना, उनको ड्राइव, उनको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। फिर है आपका टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका बर्थ होता है, और कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। बट कुछ कुछ कंपनीज होती हैं, वो अगर वो लॉसेस में चल भी रही हैं, ठीक है, अगर उनको लॉस हो गया है, अगर वो लॉसेस में चल भी रही हैं, बट भी वो चाहती हैं कि नहीं मैं कंटिन्यू करूँ, तो वो कंटिन्यू किस बेसिस पे होगा, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन,
एंड एमेलगमेशन। एमेलगमेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है। लास्ट में वो मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या होता है। पहले ये सिर्फ उसमें था, प्रोफेशनल में था, बट अब वो एग्जीक्यूटिव में भी आ गया है। सो रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एमेलगमेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हो या किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हो, और आपके उससे क्या होता है ना, आपकी जो कंपनी है वो ऑल टुगेदर मरती नहीं है, उसमें आपको बेनिफिट शेयर हो जाते हैं, शेयर रेशो, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट यहाँ पर जो पॉइंट सीखने वाला वो ये है कि अगर आप वाइंडिंग अप, जो कि डेथ ऑफ द कंपनी होती है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप इन फॉर्म ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एमेलगमेशन आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से। मैंने आपको पहले क्या क्या समझाया, 5 मिनट्स में इसको ओवरव्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि कंपनीज एक्ट जो आया है वो कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके आया है। फिर हमने इसमें देखा कि वो टाइम टू टाइम बहुत बार अमेंड हुआ है। थर्डली, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो कंपनी की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2, क्योंकि उसमें डेफिनेशन होती हैं, सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, 1 सेकेंड, क्या डिफाइन करता है कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, जो कि 1956 से पहले भी आए थे, तो बस आप लिख दोगे, सारे लॉज तो लिखोगे नहीं, तो आप क्या लिखोगे, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने क्या पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा कि जो आपकी जो कंपनी है और जो उसके ओनर्स हैं वो दोनों सेपरेट हैं, क्योंकि कंपनी का खुद एक वजूद होता है, उसके नेम्स होते हैं, उसका उसका नाम होता है, उसके एसेट्स होते हैं, उसकी एक कॉमन सील होती है। ठीक है, और इसका रेफरेंस जो हम देखते हैं इससे रिलेटेड वो सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड में 1897 में आया था। तो फर्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, एक वजूद अलग हो गया। अब वो चीज़ हुई कैसे, वो कौन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका आप नेक्स्ट टॉपिक ले लोगे। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। हमने ऊपर भी पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि क्या है, एक क्रिएशन बाय लॉ है, उसका एक अपना नाम है, वो सू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन को सिटीजनशिप मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलती। बट हमने क्या एक्सप्लेन किया है कि उसकी उसकी क्या है, नेशनैलिटी है और रेजिडेंस है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसके बेसिस पे उसकी नेशनैलिटी और रेजिडेंस उसका डिक्लेयर हो जाएगा। बट हाँ, वो आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए उसकी सिटीजनशिप नहीं है, वो एज सिटीजन नहीं कहलाएगी। फिर फिफ्थ आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आप बीइंग शेयर होल्डर इन द कंपनी, आपकी लाइबिलिटी टू अप टू दैट एक्सटेंट ही बनती है जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है इन दी शेयर्स, इन एज कैपिटल आपका जितना पार्ट है आप उसके लिए लायबल हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं मांग सकता। परपेचुअल सक्सेशन, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। परपेचुअल सक्सेशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट इन द सेंस कि पार्टनरशिप एक्ट में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ अप्लाई होती है, वहाँ नहीं होती है। वहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा उसमें जितने पार्टनर्स होते हैं, अगर एक की भी डेथ होती है तो कंपनी सॉरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे है, कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वोन्ड अप, तो मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। सेकेंड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, आपका एक राइट होता है मेंबर का। ठीक है, डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। लास्टली, कंपनी सू कर सकती है और खुद भी सू हो सकती है। क्यों, 1 सेकेंड, कंपनी सू भी कर सकती है और सू भी हो सकती है अगर उसके अगेंस्ट या उसने किसी के अगेंस्ट कुछ भी, मतलब फ्रॉड या डिफेमेटरी, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि अगर डैमेजेस, डिफेमेटरी पब्लिकेशन कर दिया है, किसी ने पब्लिश कर दिया है मटेरियल, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकती है। सेपरेट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे भी ड्राइव हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा और मैनेजमेंट के पास वो रिटेन हो जाएगा जितना वो रिटेन करना चाहता है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या है, एक वाइंडिंग अप है। वाइंडिंग अप अगर आप करना चाहते हो तो ठीक,
नहीं तो उस अलग जो फॉर्म्स हैं वो है रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन। तो ये आपका पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके जो नोट्स हैं वो लिंक में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है कुछ है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। आप डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, प्लस आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक you so much for listening. We'll meet you in next class.